जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास दोस्तों मैथ की क्लास है, जो कि आपकी यह पहली क्लास है। इसमें हम सब एकदम बेसिक से मैथ को सीखेंगे। सीक्रेट के अंदर आपके मैथ के जितने भी टॉपिक हैं, हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा दोस्तों। आपने अगर मैथ की यह पूरी श्रृंखला देख ली तो सीटेट में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप ना सॉल्व कर पाएँ। यह दोस्तों एकदम जीरो लेवल से क्लास है। आपको हम अंक बताएंगे, किसे कहेंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। इस सब के बारे में एकदम शुरुआत करें। अब आप खुद से सोचिए कि अंक से हम सब शुरुआत करें। मैथ में अंक के नीचे कुछ होता ही नहीं है। हम सब अंक पहले समझेंगे, कौन सा अंक होता है, पूर्ण होता है या पूर्ण, मतलब मैथ के बारे में हम सब दोस्तों एकदम जीरो लेवल से आप सबके लिए क्लास ये स्टार्ट किए हैं। तो आइए चलिए एक एक पॉइंट को हम सब समझते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं गिनती दोस्तों। 1 से 100 तक गिनती होती है, तो गिनती में कुछ संख्याएं होती हैं। तो आज आपको हम बताते हैं कौन सी संख्या कितनी बार पूछा जाता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में यही पूछ लेता है कि 1 से लेकर 100 तक 1 कितनी बार पूछा जाता है, 1 से लेकर 100 तक 2 बार कितनी बार, इसके बारे में आपको हम बता देते हैं। जैसे जीरो के बारे में सब बात करें, सबसे पहले 1 से लेकर 100 तक जो गिनती होती है उसमें जीरो की संख्या 11 बार आती है। मतलब पूरे गिनती में आपके सामने जो जीरो है वह 11 बार आता है। अब खुद से आपके पास बुक हो, उसमें चेक करिए देखिए कितनी बार जीरो आता है। इसके बाद अगर हम सब बात करें तो जो एक होता है वह 21 बार आता है। 1 से लेकर 100 तक गिनती जो होती है उसमें एक की संख्या 21 बार होती है। इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन सब की संख्या दोस्तों 20 बार होती है। यह तो हो गई संख्याओं की बात। आप यहाँ पे ग्राफ के जरिए भी समझ सकते हैं कि जो 1 से लेकर 100 तक गिनती है कितनी बार पूछा जाता है। अब हम समझते हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम समझेंगे अंक कहते किसे हैं। अंक दोस्तों एकदम ऐसा पॉइंट है, यहीं से मैथ का शुरुआत ही होता है, क्योंकि जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम अंक ही कहते हैं। अंक से हम सब पढ़ेंगे और लास्ट में जितने भी आपके पॉइंट हैं, जितने आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी आपके पॉइंट हैं, हर एक पॉइंट को हम सब कवर करेंगे। अंक आप उसे कहेंगे जो 0 से लेकर 9 तक की पूर्ण संख्याओं को अंक कहते हैं। कहने का तात्पर्य 0 से लेकर जो जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यह आपका अंक कहलाया जाएगा। इनकी टोटल संख्या 10 होती है, इसको जानते रहिए। टोटल संख्या कितनी है? 10 है, क्योंकि आप 1 से लेकर 9 तक तो 9 हो गया, लेकिन जो 0 जो है यह आपका अंक कहा जाता है। तो यह इनकी टोटल संख्या 10 हो गई। उदाहरण के जरिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम समझते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर के बाद। इसमें अगर हम सब नेचुरल नंबर की बात करें, जिन संख्याओं से किसी वस्तु इत्यादि की गणना की जाती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जिन संख्याओं से हम सब किसी वस्तु या फिर किसी चीज़ की गणना किया जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 या फिर आधे तक है दोस्तों। अब हम 0 से किसी संख्या का गणना नहीं करेंगे, इसलिए प्राकृतिक संख्या में, नेचुरल नंबर में 0 आपका नहीं आता। 0 आपका किस में आता है उसको हम आप बताते हैं। प्राकृतिक संख्या की जहाँ बात की जाए, प्राकृतिक संख्या आप समझते रहिए जिस संख्या से हम किसी वस्तु को गिन सके। जैसे 1 से, प्राकृतिक संख्या का स्टार्टिंग जो होता है वह 1 से होता है, यह जानते रहिए। अब हम समझते हैं पूर्ण संख्याएं कहते किसे हैं? होल नंबर। अगर हम सब होल नंबर की बात करें तो यदि प्राकृतिक संख्या 0 को शामिल कर दिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। जब हम प्राकृतिक संख्या में, नेचुरल नंबर में 0 को जोड़ देते हैं तो वह आपका पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जब तक 0 नहीं जुड़ा रहता वह आपका प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। अब हम एग्जाम्पल के आपके जरिए समझ लीजिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह के आपके पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। अब हम अभाज्य संख्याएं समझते हैं। अभाज्य संख्याएं किसे कहेंगे? अगर अभाज्य संख्याओं की हम सब बात करें तो करें 1 से बड़ी वे संख्याएं जो 1 और स्वयं को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से न कटें। कहने का तात्पर्य है अभाज्य संख्या आप उसे कहेंगे जो 1 से बड़ी हो। 1 से बड़ी वे संख्याएं जो 1 और स्वयं को छोड़कर, खुद को और 1 से छोड़कर किसी तीसरी संख्या से न कटें, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याओं को रूढ़ संख्या के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, जिसे 2 है। 1 मिनट, जिसे 2 है दोस्तों। अब 2 आप बताइए 2 किस संख्या से कट सकती है? एक तो 2 खुद से कटेगी 2 से, एक होगा 1 से।
क्या ऐसी इसके सिवा भी कोई संख्या है जो कट जाए? तो नहीं। कहने का तात्पर्य वही, इसका परिभाषा यही हो गया ना, जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से ना कटे वही आपका अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 5 है, अब 5 बताइए 5 किस संख्या से कटेगा? 5 तो एक कटेगा 5 से, एक कटेगा 1 से, लेकिन कह रहे हैं कि खुद से और एक को छोड़कर अगर किसी संख्या से ना कटे तो वह अभाज्य है। 5 भी है, लेकिन अगर हम सब यहाँ पे बात करें 8 की, 8 आपका अभाज्य है कि? लेकिन 8 आपका अभाज्य नहीं है, क्योंकि 8 आपका 1 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, इसलिए यह आपका अभाज्य नहीं है। अभाज्य संख्या आपका 2 हो गया, 5 हो गया। अब देखिए 7 हो गया, 7 भी आप काटिए, किसी भी संख्या से 7 काटिए, नहीं कटेगा। 7 कटेगा या तो 1 से कटेगा या कि 7 से कटेगा, लेकिन इन दोनों को हमको छोड़ देना है और किसी तीसरी संख्या से कट ही नहीं रहा है, इसलिए यह आपका अभाज्य संख्या है। कुछ नोट हैं, इसको जानते रहिए आप। जिससे अभाज्य संख्या में आप एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है। अब नोट में आपको बताते हैं भी, 1 से 100 के बीच दोस्तों, 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं, कितना है? 25 अभाज्य संख्याएं 1 से लेकर 100 तक के बीच में। इसके बाद अगर 1 से 50 तक बात करें तो यहाँ पे 15 अभाज्य संख्याएं। कहने का तात्पर्य है 51 से लेकर 100 तक कुल 10 अभाज्य संख्याएं हैं, और 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं? 15 अभाज्य संख्याएं हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। सिर्फ 2 एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी दोस्तों, कैसी? सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है। 2 को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं सभी अभाज्य, 2 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सब विषम संख्याएं। कहने का तात्पर्य है 2 सिर्फ एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। उसके बाद जितनी भी संख्याएं आपको मिलेंगी अभाज्य संख्याओं में सभी विषम संख्याएं हैं। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, यह सब आपका अभाज्य संख्याएं और विषम संख्याएं होती हैं। अब हम सब भाज्य संख्या समझते हैं। भाज्य संख्या कहते किसे हैं? कह रहे हैं कि एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक और स्वयं के साथ साथ किसी तीसरी भी संख्या से कट जाए उसे हम भाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे भाज्य संख्याओं को यौगिक संख्या के नाम से भी जाना जाता है। जो भाज्य संख्या है इसे हम यौगिक संख्या के नाम से जानते हैं। और भाज्य संख्या कहें किसे? जो स्वयं से कटती हो, एक से भी कटती हो, जो कोई भी ऐसी संख्या रहे दोस्तों, वह संख्या एक और स्वयं से तो कंपलसरी है, कटेगा ही कटेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी किसी संख्या से कटे। जैसे आपका 9 हो गया। अब 9 देखिए, 9 एक तो 1 से कट जा रहा है, एक तो 9 से कटेगा, लेकिन और भी किसी संख्या से 9 कट रहा है दोस्तों, 3 से कट जाएगा। मतलब ये 9 आपका क्या है? यह 9 आपका भाज्य संख्या है। एग्जाम्पल आप समझिए, जिसे 4 हो गया, वहाँ पे आपने देखा था अभाज्य संख्याओं में 2 था, 3 था, लेकिन भाज्य संख्याओं की जो शुरुआत होती है वह 4 से होती है। 4 आपकी कैसी संख्या है? 4 आपकी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात किया जाए तो 4 है, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात किया जाए तो 2 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, उसके बाद 6 है, 8 है, 9 है, 12 है, क्या 13 है? 13 आप बताइए, अभाज्य है कि भाज्य है? तो दोस्तों इसका जो परिभाषा है कह रहा है कि एक और स्वयं के सिवा और भी किसी संख्या से कटे। क्या 13 ऐसी किसी भी संख्या से कट रहा है? एक और स्वयं के छोड़ के, एक और 13 के सिवा अतिरिक्त और भी 13 किसी से कटेगा? नहीं कटेगा, इसलिए यह भाज्य नहीं है। इसके बाद आता है आप 14 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, 16 लीजिए, 18 लीजिए, यह सब आपके भाज्य संख्या के अंतर्गत आएंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। अब हम समझते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? देखिए, एक होता है पूर्ण संख्या, एक होता है पूर्णांक संख्या। अब दोनों में अंतर होता है, ऐसा नहीं कि दोनों पूर्ण और पूर्णांक एक ही करते हैं। तो पूर्ण संख्या 2 प्रकार की होती है। पूर्ण संख्या जो होती है वह 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ऋणात्मक पूर्णांक और एक दोस्तों धनात्मक पूर्णांक। अब हम समझते हैं ऋणात्मक पूर्णांक जो होता है क्या होता है और धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। अब देखिए, यहाँ पे आपके सामने एक बॉक्स दिखा जिसमें कुछ संख्याएं लिखी गई हैं।
-5 -4 -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3 4 5 6 या फिर और भी लिख सकते हैं, ये संख्याएं दी गई हैं। अब देखिए जो इसमें ऋणात्मक पूर्णांक है, जो इसमें ऋणात्मक पूर्णांक है, जो चीज़ माइनस में हो उसे हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। जैसे -10 हो गया, -6 हो गया, -8 हो गया, यह सब संख्या क्या है, यह आपका ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। इसके बाद आता है धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक की अगर हम सब बात करें तो 1 मिनट पहले इसको समझ लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक जो प्लस में है दोस्तों, जो प्लस में है उसे हम धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब आपके कैसे पूर्णांक है, धनात्मक है। लेकिन एक चीज़ यह बचता है, 0। अब आपके दिमाग में आएगा हम 0 को किसके श्रेणी में रखेंगे, धनात्मक कहेंगे या फिर ऋणात्मक कहेंगे। दोस्तों 0 को हम सब उदासीन नंबर कहते हैं, न्यूट्रल नंबर कहते हैं कि 0 एक न्यूट्रल नंबर है, इसको हम सब न्यूट्रल नंबर की श्रेणी में रखते हैं। अब हम सब सहभाज्य की बात करते हैं, कोप्राइम नंबर की बात करते हैं। तो कोप्राइम दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोप्राइम से अगर आप कंसेप्ट कोप्राइम को समझ लिया, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कोप्राइम की बात करें, कह रहे हैं 2 संख्याओं का ऐसा समूह जिनका एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ विभाजक ना हो। 2 संख्याओं का समूह, कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 4 है 5 है। कह रहे हैं कि एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ विभाजक ना हो, उन्हें सहभाज्य कहते हैं, या जिनका मासा 1 हो। क्या इनका मासा 1 है दोस्तों, इनका मासा 1 है दो, इसलिए यह भी आपके कोप्राइम है। अभी हम आपको और बताते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिए हैं 7 8। अब पहला कंडीशन क्या था, 2 संख्याओं का ऐसा समूह जिनका एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ विभाजक न हो। कहने एक के सिवा और किसी भी संख्या से विभाजक न हो, और उन्हें एक मिनट उभय विभाजक ना हो, उन्हें सहभाज्य कहेंगे, या जिनका मासा 1 हो। एक तो एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ विभाजक ना हो, दूसरा जिनका मासा 1 हो। तो यह फॉलो करे तभी आपका सही होगा। जैसे 7 8 है, अब 7 8 का कोई विभाजक है, जाहिर सी बात है नहीं है कि अब कोई संख्या ऐसी आप संख्या बताइए जो संख्या 7 और 8 को दोनों काट दे, ऐसी कोई संख्या है नहीं है, इसलिए आपका यह कोप्राइम है। और जाहिर सी बात है अगर कोई संख्या कट नहीं रहा तो मासा क्या होगा, 1 ही होगा। जैसे 11 13, ऐसी कोई संख्या आपके दिमाग में आ रही है जो 11 13 को काट दे, नहीं है, इसलिए ये भी आपका कोप्राइम है। 4 5 9 10। अब देखिए आप कहेंगे 9 तो कट जा रहा है, 10 भी कट जा रहा है, लेकिन 9 कट रहा है 3 से, 10 कट रहा है 5 से, 2 से। तो ऐसी आपको संख्या बतानी है जो एक ही संख्या हो और दोनों कट जाए। अगर एक ही संख्या ऐसी कोई हो जो दोनों को काट दे तो वह आपका कोप्राइम नहीं रह जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं कि एक एक संख्या अलग अलग से कटे तो वह कोप्राइम हो सकता है। जैसे 25 है, अब कहेंगे 5 5 25, 5 तो कट रहा है, ऐसा नहीं। अगर 25 5 से कट रहा है तो 53 भी जो 5 से कटना चाहिए, तभी आपका कोप्राइम नहीं रहेगा। अगर नहीं कट रहा है तो वह कोप्राइम होगा। यह नहीं कट रहा है, इसके और कुछ पॉइंट हैं उसको आपको हम बता देते हैं। अगर इसको लेकर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करिए, अगले वीडियो में उसका हम समाधान आपको बताएंगे। कह रहे हैं कि 2 क्रमशः आने वाली संख्याएं सहभाज्य संख्याएं होती हैं क्रमशः। अब क्रमशः की बात करें, जैसे 2 3 5 6 9 10, आप कोई भी संख्या ले लीजिए जो लगातार आए, वह संख्या हर समय कोप्राइम होती है। आपके दिमाग में जो भी संख्याएं चले आप चेक कर सकते हैं कि कोप्राइम है कि नहीं। कोई जैसे 55 56, अब 55 56 को देखिए कोप्राइम है कि नहीं है, कोप्राइम है। ऐसी कोई भी संख्या लें जो लगातार रहेगी वह कोप्राइम रहेगी ही। इसके बाद है 2 अभाज्य संख्याएं सदैव आपस में सहभाज्य संख्याएं होती हैं। एक होता है भाज्य संख्या, एक होता है अभाज्य संख्या। हमने आपको बताया था कि अभाज्य संख्या भाज्य संख्या के बारे में बता दिया। वही कह रहे हैं कि 2 अभाज्य संख्याएं सदैव आपस में सहभाज्य होती हैं। 2 अभाज्य संख्या, जिसे अभाज्य संख्या क्या था, 1 2 था, 1 3 है, यह भी आपका कोप्राइम कहा जाएगा। कोई भी अभाज्य संख्या ले लें, जैसे 7 है, 7 था लेकिन 9 आपका क्या था, भाज्य था दोस्तों, अभाज्य नहीं था। लेकिन 11 कैसा है, 11 क्या है, 11 आपका अभाज्य संख्या था, यह भी आपका
दो अभाज्य संख्या है, यह भी आपका कोप्राइम होगा। यहाँ पे हमने कोप्राइम की बात किया, लेकिन आपको हम एक ऐसी संख्या बताते हैं, खुद से सोचिएगा को यह कोप्राइम होगा कि नहीं होगा। जैसे एक और एक कोप्राइम है कि नहीं है, ये चीज़ सही लिखा गया है गलत लिखा गया, इसको भी आपको बताना है। अगर एक और एक कोप्राइम है तो क्यों है, अगर एक और एक कोप्राइम हो सकते हैं तो क्या दो और दो भी कोप्राइम हो सकते हैं, इसको आप सोचिएगा और कमेंट करिएगा, इसका हम आपको जवाब देंगे। यह कोप्राइम हो सकता है कि नहीं हो सकता, एक कोप्राइम हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन आप थोड़ा सा अगर इसमें ध्यान देंगे, कह रहे हैं कि दो संख्याओं का ऐसा समूह जिनका एक के अलावा कोई अन्य कोई उभयनिष्ठ विभाजक ना हो। क्या जब हम एक और एक लिख रहे हैं, इनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ विभाजक हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। विभाजक ना हो मतलब एक नियम तो यह फॉलो कर रहा है, जो इसकी परिभाषा कहा गया है, परिभाषा पे ही आप ध्यान देंगे समझ जाएंगे। ऐसा समूह जिनका एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ विभाजक ना हो, एक हो लेकिन उसके सिवा और कोई विभाजक ना हो। इनका दोस्तों एक हो, एक से विभाजित हो रही है, एक जो है एक से विभाजित हो रहा है, लेकिन और भी किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, मतलब एक नियम तो फॉलो कर रहा है। जिनका मासा एक हो, अब जाहिर सी बात है इनका मासा कितना है, एक है। अब कहने का तात्पर्य यह दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। अगर मैथ में तो यही तो होता है, अगर कोई चीज़ कंडीशन फॉलो कर रहा है तो आपका सही होगा। इसलिए एक और एक दोस्तों आपस में कोप्राइम होते हैं, इसको आप जानते रहिए। लेकिन दो और दो कोप्राइम नहीं होंगे। अब क्यों नहीं होंगे? क्योंकि कह रहे हैं एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ विभाजक न हो। अब देखिए एक से तो यह एक से तो कट ही जा रहा है दो, लेकिन दो से भी दो कट जा रहा है। अगर दो से हम काटेंगे, दो से कट जा रहा है ना, इसलिए यह दोस्तों उभयनिष्ठ विभाजक ना हो। एक ऐसी संख्या है, आप नोट, इसे हमने नोट में नहीं लिखा है लेकिन आप नोट कर लीजिएगा, एक ऐसी संख्या है जो स्वयं के साथ भी कोप्राइम होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप गूगल करिए, नेट करिए, सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा। अगर आप अभी तक यह नहीं जान रहे हो, आप किसी भी पूछ भी सकते हैं कि क्या ऐसी कोई संख्या है जो स्वयं के साथ कोप्राइम है। अगर वो कहता नहीं है तो आप उसे परिभाषा बताइए। अगर ये परिभाषा है, मैथ तो भाई सिद्ध पे है, मैथ तो खुद का नहीं लॉजिक चलता, इसे आप सिद्ध कर दिए तो वह सवाल आपका सही है। हमने यहाँ पे आपको जो इसकी परिभाषा है उसी हिसाब से सिद्ध करके बता दिया, एक और एक स्वयं के कोप्राइम होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम परिमेय संख्या की बात करते हैं। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? जिन संख्याओं का a बटे बी लिखा दो, a बटे बी के रूप में लिखा जा सके किंतु b इक्वल नॉट जीरो ना हो, परिमेय संख्या कहलाती हैं। कह रहे हैं कि जैसे कोई संख्या हो, जैसे 4/5, 4/5 के रूप में अगर हम लिख दिए हैं, किंतु दोस्तों b जो है, b का मान a है, यह जीरो ना हो। अब हम ऐसा नहीं लिख सकते 4/0, तब यह आपका को प्राइम संख्या नहीं होगा। प्राइम संख्या तब होगा जब यह b इक्वल नॉट जीरो हो। जैसे 2/3, यह आपकी कैसी संख्या है? यह आपका परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल है जैसे 22/7, ये पाई का मान है, लगभग मान है। पाई आप जानते रहे, जो 22/7 आप कहते हैं कि पाई का मान 22/7 है। 22/7 नहीं है दोस्तों, 22/7 लगभग मान है। इसके बाद आप नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए लगभग मान माना गया। एग्जैक्ट अगर आप किसी से पूछिए कि क्या जो 22/7 पाई का मान है, यह एग्जैक्ट मान है कि यह लगभग मान है, यह 22/7 एक लगभग मान माना गया कि यह लगभग मान है 22/7। इसके बाद है 3/5, 6/11, 10/8, यह सब आपके परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर 5 लिखा गया है, 5 को आप परिमेय संख्या मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे दोस्तों। 5 अगर हम लिखे, इसे 1 लिख सकते हैं, तो यह भी आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे 5, 3, 4, 9। इसके बाद माइनस में अगर कोई संख्या है, जैसे -1, यह आपका परिमेय संख्या है कि नहीं है? यह भी आपकी परिमेय संख्या है, आप जानते रहिए। अब कैडी की अगर हम सब बात करें, हम आपको 2 संख्याएं देते हैं, एक कैडी में 4 देते हैं और एक कैडी में 5 देते हैं। अब इसमें आपको बताना है कौन सी संख्या इसमें परिमेय है और कौन नहीं है। अब देखिए, इसमें जो 4 कैडी में 4 है, यह परिमेय है, यह परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। परिमेय संख्या जिसे हम a/b के रूप में लिख सकें। अगर हम 4 हैं तो इसे हम कैडी से बाहर करेंगे तो 2 आएगा।
और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। इसलिए यह आपका परिमेय संख्या हो गया। क्या हम कैडी जो 5 है इसको हम बाहर निकाल पाएंगे? यह नहीं निकलेगा, इसलिए यह आपका यह परिमेय संख्या नहीं है, यह अपरिमेय के अंतर्गत आता है। इसे एक आपने देखा है, जैसे कहीं कहीं लिखा रहता है, जैसे 3 है इसके ऊपर बार लिखा गया है, मान लो 4 है इसके ऊपर बार लिखा गया है। अब यह आपकी परिमेय संख्या है कि नहीं है? यह दोस्तों आपकी परिमेय संख्या है। इसका मतलब तो यही होता है, जब आप इसे हटाएंगे इसका मतलब यही होता है कि यह अनंत, जो 4 है आपका यह अनंत बार है, यह लगातार है। तो जब हम इसे ऐसे लिखेंगे तो मान लेते हैं कि इसके बाद भी 4 4 है, तो इसे हम लिख सकते हैं a/b के रूप में। इसे जब हम हटाते हैं तो ये लिखते हैं ना 4/9 लिख देंगे, ये आपका a/b के रूप में हो गया ना, इसलिए ये आपका परिमेय संख्या है। कुछ नोट हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, भाज्य आदि ये सभी दोस्तों संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। इनके हर में एक लिखकर बनाया जा सकता है परिमेय संख्या। कोई संख्या ऐसा जैसे 5 लिखा गया है यह आपकी परिमेय संख्या है, इसे हम परिमेय संख्या 1 लिख के बना सकते हैं। अब हम समझते हैं अपरिमेय संख्याओं की बात। कह रहे हैं अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको a/b के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये संख्याएं ज़्यादातर करड़ी के अंदर होती हैं दोस्तों। कैसी होती हैं? करड़ी के अंतर्गत होती हैं। जैसे हमने आपको बताया था करड़ी 5, अब करड़ी 5 को आप बाहर निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। करड़ी 3, करड़ी 11, करड़ी 7, यह सब आपके अपरिमेय संख्याएं हैं। अगर कहीं करड़ी 64 दे दे तो, एक मिनट, अब करड़ी 64 है, अब बताइए यह परिमेय है अपरिमेय है? यह आपका परिमेय हो जाएगा क्योंकि इसे हम बाहर निकाल सकते हैं। 28 64, इसको आप जानते रहिए दोस्तों। ज़्यादातर कन्फ्यूज यही हो जाता है कि ये करड़ी देखेंगे, हाँ ये तो करड़ी है, ये अपरिमेय संख्या है। नहीं, हर करड़ी वाला अपरिमेय नहीं होगा, वो बाहर निकल जाता है। अब हम जैसे अल्फा, बीटा, गामा, पाई, यह सब आपके कैसे हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब हम सब सम संख्याओं की बात करते हैं। कौन सी संख्या आपकी सम है, कौन सी संख्याएं विषम है? जो संख्या 2 से पूरी तरह कट जाए वह सम संख्याएं कहलाती हैं। अब ऐसी कोई संख्या लीजिए जो 2 से कट जाए, पूरी तरह से कट जाए, वह सम संख्याएं। जैसे 2 4 6। अब देखिए 4 है, 4 तो कट जा रहा है 2 से कट गया, सम संख्या है। अभी हम आपको विभाजिता का नियम पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे किस तरीके से कौन सी संख्या विभाजित होती है। लेकिन यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ऐसी कोई संख्या लीजिए, जैसे 24 ले लीजिए। अब 24 2 से कट जा रहा है, मतलब यह कैसी संख्या है? सम संख्या है। जो संख्याएं 2 से कट जाएँ वह सम संख्याएँ होती हैं। विषम संख्याएँ इसी के विपरीत कर लीजिए। जो संख्याएं 2 से पूरी तरह नहीं कटे वह विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 3 5। अब 5 आप 2 से काट सकते हैं? नहीं काट सकते, इसलिए ये आपकी विषम संख्याएं हैं। यहाँ पे हम सब दोस्तों कुछ आपके टॉपिक को कवर किए हैं सम विषम तक। इसके बाद हम सब अगले वीडियो में इसके आगे कवर करेंगे। अब यहाँ से अभी आप तक जितना पढ़ा है उसे संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं मैं 100 के आधे से अधिक हूँ। ये क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट प्राइमरी में 2022 में जो आपका सीटेट एग्जाम हुआ था। कह रहे हैं मैं 100 के आधे से अधिक हूँ। अब इस देखिए, मैं 5 दहाई से अधिक और 6 दहाई से कम हूँ। मेरा इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है? कह रहे हैं मैं कौन हूँ। आपको एक एक पॉइंट को सॉल्व करते जाइए, क्वेश्चन आपको लास्ट में आंसर मिल जाएगा। कह रहे हैं मैं 100 के आधे से अधिक हूँ, मतलब कोई संख्या है जो 50 से ज़्यादा होगा दोस्तों, 50 से ज़्यादा होगा। क्योंकि कह रहे हैं मैं 100 के आधे से, 100 के आधा कितना हो गया? 50 हो गया। 50 से ज़्यादा है, कोई भी संख्या होगी 50 से ज़्यादा है। मैं 5 दहाई से अधिक हूँ, मैं 5 दहाई से अधिक और 6 दहाई से कम हूँ। अब देखिए 5 मतलब 50 और 60 के बीच में हूँ। कहाँ पे हूँ? 50 और 60 के बीच में। वही कह रहे हैं 5 दहाई से अधिक हूँ, 50 से ज़्यादा हूँ और 6 दहाई से कम हूँ, मतलब 60 से कम हूँ। मेरा इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है। इनका जो इकाई का अंक है, जैसे मान लीजिए 50 है, इकाई का अंक जो कह रहे हैं, एक मिनट, इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है। अब जो यह इकाई का अंक है, सॉरी यह जो अंक है, अगर इसके बाद जो इकाई का अंक लगेगा, मान लीजिए कि हम 5 ही लगा लेते हैं,
करें कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है। क्या यह जो दहाई का अंक हो गया इससे यह 3 कम है? नहीं कम है। अब हमको ऐसी संख्या लेना है जो 5 से 3 कम हो। तो वह जाहिर सी बात है दोस्तों, मेरा इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है, तो यह कौन सी होगी? 2 होगी। अब 2 ऐसी संख्या है जिसे हम 52 लिख दिए। अब यह दोस्तों इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है कि नहीं है? 3 कम है, तो ऑप्शन इसमें बी सही हो गया। क्वेश्चन को आप अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपने समझ लिया, क्वेश्चन आप सॉल्व कर जाएंगे। इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन किया गया है। अगली जो संख्या है, कह रहे हैं 50 से छोटे घन पूर्णांकों में अभाज्य की संख्या बताइए। 50 से छोटे, आपको हमने बताया था कि 50 से छोटे घन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या कितनी है? हम 1 से लेके आपको 100 तक बताए थे, कितनी है? 25 है। अगर 1 से लेके 100 तक 25 थी, तो 1 से लेके 50 तक कितना था? 1 से लेके 50 तक 15 था। ऑप्शन इसमें आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं पाई है दोस्तों एक विषम संख्या, एक सम संख्या, एक अभाज्य संख्या या एक अपरिमेय संख्या। आपको हमने बताया था, और सभी एग्जाम में आप यहाँ पे देख सकते हैं यह क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके सीटेट एग्जाम में, यूपी टेट एग्जाम में, बीटेट एग्जाम में, हर जगह कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो पाई दोस्तों एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, 1 मिनट, मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूँ, और कह रहे हैं मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूँ, सम नहीं है। ऐसा जिसे मान लीजिए हम 23 ले रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, जो 24 गुणे 4 से अधिक हूँ। अब देखिए कह रहे हैं कि मैं एक विषम संख्या तो हूँ, लेकिन अब 24 गुणे आप 4 करिए, 24 गुणे 4 करेंगे, 4 चौक 16 आ गया, 4 दूनी 8, 1 9 आ गया, 6 आ गया। इससे अधिक हूँ मतलब 96 से ज़्यादा हूँ। कितना हूँ? 96 से अधिक हूँ। मेरे इकाई और दहाई के अंक बराबर हैं। मैं कौन सी संख्या हूँ? अब आप सिंपल समझिए, कह रहे हैं मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूँ, 2 अंक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 अंक नहीं जाना चाहिए, और कह रहे हैं मेरा इकाई और दहाई का अंक बराबर है और 96 से ज़्यादा हो। तो दोस्तों 96 से ज़्यादा एक ही संख्या बचती है 99, वही आपकी संख्या, दोनों इकाई दहाई बराबर है, तो ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों आपके जो बेसिक मैथ थे उसके बारे में बहुत विस्तार पूर्वक से जाना। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे होंगे, आप समझ गए होंगे, आपको यहाँ पे बहुत छोटी छोटी जानकारियाँ जानने की मिली होंगी। अब अगले वीडियो में इसी तरीके से हम अगला वीडियो भी आप सबके लिए उपलब्ध कराएंगे। अगर आप इस चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे आपको सभी क्लासों के कंप्लीट वीडियो और उसकी PDF उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।